क्रूज ड्रग्स प्रकरण में एनसीबी का दावा था कि यह कोई एक व्यक्तिगत केस नहीं है बल्कि कॉन्स्पिरेसी है। इस मामले में एनसीबी ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया। इन 20 लोगों में सबसे पहले जिस व्यक्ति को जमानत मिली वो है अविन साहू। अविन साहू का केस लड़ा सना रईस खान ने। सना रईस खान ने जिरह की कोर्ट में और अविन साहू को जमानत मिल गई। कम से कम यही एक आधार बना कि जब इसे एनसीबी कॉन्स्पिरेसी कह रही है तो एक व्यक्ति को जमानत मिला तो अन्य को क्यों नहीं। यही कहीं ना कहीं आर्यन खान को भी फायदेमंद साबित हुआ। हमारे साथ सना रईस खान है, उनसे बात करते हैं। सना, सबसे पहले हमें बताएं कि आपके जो क्लाइंट हैं अविन साहू, उनके ऊपर एनसीबी ने क्या आरोप लगाए थे, क्या दावा किया था एनसीबी ने? उनके ऊपर आरोप थे कि कंजम्पशन का, उन्होंने गांजा कंज्यूम किया है और उसके अलावा उन पर भी कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगे थे और 28, 29, 35 ऑफ एनडीपीएस उन्हें कॉन्स्पिरेसी का जैसे उन सब पे लगे थे वैसे उनके ऊपर भी वो चार्जेस थे। तो मैंने अपने सबमिशंस में कोर्ट को सबसे पहले तो ये बताया कि अगर उन्होंने कंज्यूम किया है तो उनका कोई मेडिकल टेस्ट तो होना चाहिए था टू कोरोबरेट कंजम्पशन। उनका कोई मेडिकल टेस्ट कराया नहीं गया। सो व्हेन कंजम्पशन इज नॉट प्रूफ तो हाउ इज कॉन्स्पिरेसी एस्टैब्लिश्ड। फिर उसके बाद मैंने बताया कि जैसे उनका 67 का स्टेटमेंट लिया गया था, कन्फेशनल स्टेटमेंट, विच इज नॉट एडमिसिबल इन लाइट ऑफ तूफान सिंह जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि नाउ अ स्टेटमेंट मेड टू एन एनसीबी ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल। तो मैंने वो भी बताया। फिर उसके अलावा जैसे उनके इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रोग्रेस नहीं था तो मैंने उनका रोल डिफरेंशिएट, जैसे एक दिन पहले ही आर्यन खान का बेल रिजेक्ट हो चुका था और इन 20 के 20 लोगों में मेरे क्लाइंट का रोल आर्यन और सिर्फ मेरे क्लाइंट के पास से ही कोई रिकवरी नहीं हुई है। तो ऑफकोर्स मुझे उनके रोल को डिफरेंशिएट करना था क्योंकि आर्यन का रिजेक्ट हो चुका था एक दिन पहले। तो मैंने बताया किस तरह की मेरे क्लाइंट के पास से कुछ नहीं मिला है, बट there was no incriminating WhatsApp chats have been recovered from my client's phone. तो मैंने वो भी बताया। और फिर my client has not disclosed the names of the peddlers during the investigation. तो ऐसा तो है नहीं कि उनके पास से कुछ इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस तो हो नहीं रही, सो व्हाई फर्दर इनकार्सरेट माय क्लाइंट। फिर ऑर्डर में ये भी आया था कि जैसे आर्यन के एक्सक्लूसिव नॉलेज में है कुछ डिटेल्स, तो मैंने ये भी बताया अगर उनके ही एक्सक्लूसिव नॉलेज में है, इफ इट इज नॉट इन द नॉलेज ऑफ माय क्लाइंट देन व्हाई फर्दर इनकार्सरेट माय क्लाइंट। एनडीपीएस की धारा 29 लगाई गई, कॉन्स्पिरेसी बताती है। लेकिन जब हम पहले देखते हैं आर्यन खान का जब सेशंस कोर्ट से मामला जमानत खारिज हो गया, क्योंकि यही दलील दी गई कि भाई कॉन्स्पिरेसी है, हमने एमईए को लेटर लिखा हुआ है, इसमें कई लोग शामिल हैं। फिर आपके जो क्लाइंट है उनको जमानत मिल गई। आर्यन खान को कैसे फायदेमंद साबित हुआ? बिल्कुल, क्या होता है कि जैसे देखो एक साथ 20 लोग अरेस्ट हो गए और ये भी है कि एनसीबी ऑफकोर्स सिर्फ 2-3 लोगों को अरेस्ट नहीं करेगी, नंबर्स भी बढ़ाने होते हैं। उन्होंने एक साथ बहुत लोगों को अरेस्ट कर लिया दिखाने के लिए कि बहुत लोग अरेस्ट हुए, तो उसमें कॉन्स्पिरेसी का एक बार चार्जेस लग गए तो क्या हो गया, फिर सबके लिए बेल डिफिकल्ट हो जाती है। और अगर इनमें से कोई एक या दो भी बाहर आ जाता है तो बहुत आसानी हो जाती है बाकी लोगों के लिए। तो ये हुआ एंड आई एम रियली ग्लैड ये हुआ कि सबसे पहले मेरे क्लाइंट बाहर आए। तो ऑफ कोर्स नाउ इट इज गोइंग टू बी इजियर फॉर अदर्स आल्सो, क्योंकि अब 20 में से एक को भी बहुत मुश्किल हो जाता कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस की वजह से। और जिस तरह से एनसीबी अपने पॉइंट्स रख रहे थे, कॉन्स्पिरेसी की वजह से सबके लिए मुश्किल हो जाता क्योंकि वो सब पे ही ऑफ कोर्स लागू होता है। सर, हम कोर्ट में थे और जब आर्यन खान पर दलील दी जा रही थी तो आप ही का जो ऑर्डर है, आपके केस का ऑर्डर, उसको बाकायदा वहां पर रखा गया। जज साहब ने पूछा कि क्या उनके पास से बरामदगी हुई है, क्या इनका आरोप लगा हुआ था, और कहीं ना कहीं उसे कंसीडर किया गया बहुत मजबूती के साथ में। तो एक लैंडमार्क जजमेंट इस केस में आ गया कि बाकी के लिए राह आसान हो गई और आज आर्यन खान भी बाहर आ रहे हैं। यस एब्सोल्युटली, वो एक्चुअली यही हुआ है। ये लैंडमार्क जजमेंट तो हो ही गया क्योंकि हमें सेशंस कोर्ट से ही मिल गई है, नीचे के कोर्ट से मिल गई है। और 29 हमारे ये सेक्शन हमारे ऊपर भी लगे थे। मैंने एक्चुअली अपने सबमिशंस में कॉन्स्पिरेसी को बहुत अच्छी तरह से डिस्ट्रॉय किया था कि कैसे इन पे कॉन्स्पिरेसी नहीं लगती है। मैंने बताया था कि किस तरह इनके जब देयर हैज टू बी सम इंडिपेंडेंट मटेरियल टू एस्टैब्लिश कॉन्स्पिरेसी। जब इनका ये सब 20 लोग आए अलग अलग है, ये एक दूसरे को जानते नहीं है पहले से, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, उनके कंडक्ट डिफरेंट है और इनके हर चीज, मतलब मैंने पूरे अच्छी तरह से कॉन्स्पिरेसी को डिस्ट्रॉय किया। टू एस्टैब्लिश कॉन्स्पिरेसी कुछ तो एक लिंक होना चाहिए ना, कोई रीजनेबल लिंक बैठना चाहिए। जब कोई लिंक ही नहीं है तो कहाँ से कॉन्स्पिरेसी बनती है। फिर मैंने ये भी बताया था कोर्ट में कि कैसे इनके ऊपर पहले कोई एंटीसीडेंट्स नहीं थे, इनके ऊपर ना एनडीपीएस के ना ही कोई और तरह के केस। तो मैंने कोर्ट को ये भी समझाया कि अगर ऐसे इंसान को जिनके ऊपर पहले कोई केस ना हो, ऐसे इंसान को हार्डकोर क्रिमिनल्स के बीच में रखना इन द प्रिजन, दैट कुड एक्चुअली सेट अ बैड प्रेसिडेंट, दैट माइट जस्ट हैम्पर हिज लाइफ एंड करियर। तो और वो ऑफ कोर्स इट्स नॉट गुड फॉर हिज लाइफ, उसके लिए अच्छा नहीं होता। फिर फ्यूचर में वो मतलब उसके लिए शायद बहुत हानिकारक हो जाता, वो शायद वो सच में हार्डकोर क्रिमिनल भी बन सकता था। सो आई एम रियली ग्लैड कि वो जल्दी बाहर आ गए और आई एम रियली ग्लैड कि वो सबसे पहले बाहर आए। सर, एक बात बताएं कि
इस केस को देखकर क्या लगता है कि एनसीबी एक माहौल बना रही थी, जितना दम नहीं था वो जबरदस्ती का उसमें हवा भरा जा रहा था केस में, आप क्या मानती है? बिल्कुल बिल्कुल, इस केस में कोई दम नहीं था। अगर आप देखो तो स्मॉल क्वांटिटी, नो रिकवरी, ऐसा मतलब किसी के पास से तो कुछ मिला नहीं है, किसी के पास से कुछ स्मॉल क्वांटिटी के एलिगेशंस है, और ऐसे केस में वो लोग चाह रहे थे कि बिल्कुल किसी को बेल ही ना मिले। कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगा दिए गए, जिनके अरेस्ट मेमो में कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस नहीं है, अचानक से बाद में उन पे भी 29 बहुत मैकेनिकली 29, 28, 35 ये सब लगा दिया गया विद द सोल मोटिव, विद द ऑब्लिक मोटिव टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग बेल। बहुत साफ वो दिखाई दे रहा था, और वो चीज़ मैंने कोर्ट में अच्छे से पेश किया, मैंने कॉन्स्पिरेसी को पूरा डिस्ट्रॉय किया, एंड आई एम ग्लैड दैट ही वाज ग्रांटेड बेल, और एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट ने ही उन्हें दे दिया। सो आई एम इवन मोर हैप्पी है कि हम, और वो अभी फिलहाल बाहर भी आ चुके हैं। कोर्ट में दलीलों को सुनने के बाद ऐसा नहीं लग रहा कि आर्यन खान एक बड़ा फेस है, मतलब एक बहुत बड़े व्यक्ति का बेटा है, तो और उसके पास से ना कंजम्पशन मिला है, ना क्वांटिटी बरामद की गई है, ना मेडिकल टेस्ट हुआ, तो ऐसा नहीं लग रहा कि आर्यन खान को ही जोड़ने के लिए इसको 20 लोगों को गिरफ्तार करना, और कुछ लोगों को तो यहाँ से गोवा से जब लौट कर आए उनको गिरफ्तार किया? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा क्लाइंट भी उनमें से ही था जो वापस लौट कर आया और उन्हें अरेस्ट किया गया। ये एक्चुअली केस इज अ क्लियर केस ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैंने ये चीज़ अपने आर्ग्यूमेंट में भी बताया है। ये बहुत, जैसे इस केस में सच में कोई दम नहीं है, बस ये केस बहुत हाई प्रोफाइल हो गया, तो इसीलिए मेरे क्लाइंट को भी स्केपगोट बनाया जा रहा था, बट आई इंश्योर दैट डज नॉट हैपन। मैंने पूरी कोशिश की कि वो सबसे पहले जल्द से जल्द बाहर निकले, और वो हुआ, एंड एज आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड, आई एम रियली ग्लैड, और आई एम हैप्पी कि हमारा ऑर्डर भी रिलाई किया गया हाई कोर्ट में, एंड इट हैज ऑल्सो हेल्प्ड, एंड नाउ ऑफ कोर्स इट विल बी हेल्पफुल, क्योंकि 20 के 20 लोगों पर कॉन्स्पिरेसी अगर लगा दिया गया, उसमें से एक भी छूटता है तो बाकी सबके लिए आसानी हो जाती है। सो आई एम रियली ग्लैड कि वो दैट ऑर्डर इज हेल्पिंग अदर्स ऑल्सो। तो आई एम हैप्पी कि मेरे क्लाइंट बाहर आ चुके हैं, एंड आई एम हैप्पी कि आई एम रियली हैप्पी विद द डिसीजन ऑफ द एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सना रईस खान जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनके क्लाइंट पर आरोप लगाए गए थे, उनको एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बताया गया था, लेकिन इस कॉन्स्पिरेसी की बात को उन्होंने कोर्ट में डिस्ट्रॉय किया, और सबसे पहले इस केस में उनको जमानत मिली, और कहीं न कहीं जो जजमेंट आया वो आर्यन खान को जमानत मिलने में भी काफी असरदार और कारगर साबित हुई। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।